हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का सरस्वती ज्ञान संगम के यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग अपने जो है फिजिक्स सब्जेक्ट जो है इसका संपूर्ण चैप्टर देखेंगे। बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना लंबा बनेगा। अभी जो है टाइम देख सकते हैं आप 11:44 हो रहा है रात के, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि परसों आपका जो है फिजिक्स का एग्ज़ाम है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें हम देखिए शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपका 40 शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, और 12 क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन आपका जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिए हैं। तो हम कोशिश करते हैं पहले आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को समझा देने का, ताकि शॉर्ट टाइप को जो है हम लोग फटाफट रिवाइज कर लें। इसको बनाने में ही बहुत टाइम लगा है हम लोग को, पर कोई नहीं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी अपना जो परमाणु होता है उस परमाणु में नाभिक होता है और बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। सबसे बाहर वाला कक्षा को हम लोग कहते हैं संयोजी बैंड। अरे यार, एक कुत्ता दिमाग खराब कर दिया। तो भाई सबसे आखिरी वाला जो किसी परमाणु का कक्षा होता है उसे हम लोग कहते हैं संयोजी कक्षा, और उसके अंदर वाला जो भी होता है उसको हम लोग कहते हैं चालन कक्षा। इसी से बना है संयोजी बैंड और चालन बैंड। संयोजी बैंड और क्या जी, चालन बैंड। अगर देखिए इस दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन जा सकता है तो वो जो पदार्थ होगा वो चालक की तरह व्यवहार करेगा। अब इस दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा अंतराल। उसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ठीक है ना। और ऊर्जा का यहाँ पर जो मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसा पदार्थ जिसके चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो उसे हम लोग चालक कहते हैं। और जैसे कि जितना भी धातु है, सोडियम, पोटासियम, लोहा, मैग्नीज, है कि नहीं, सब क्या होते हैं, चालक होते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जिसमें दोनों के बीच निम्न ऊर्जा अंतराल हो, यानी कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो है कम ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। कितना कम, तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम का अगर ऊर्जा अंतराल पाया जाता है तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। इसमें याद रखिएगा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया, है कि नहीं। ये सारे ऐसे पदार्थ होंगे जिसके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो है कम ऊर्जा अंतराल होगा, यानी कि लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम। अब ऐसे पदार्थ जिसके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच बहुत अंतर हो, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक का अंतर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत रोधी या फिर कुचालक, जैसे कागज़, प्लास्टिक इत्यादि। अब देखिए, जो अपना अर्धचालक होता है, जो अपना शुद्ध अर्धचालक होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है ना। एक सेकेंड, अब देखिए, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, है कि नहीं, ये सब अपना क्या था, अर्धचालक था। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एस होता है, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या होते हैं, अर्धचालक। तो इसमें देखिए, यह एक ऐसा पदार्थ है जो केवल सिलिकॉन से ही बना है, तो ये हो गया शुद्ध अर्धचालक। इसमें देखिए एल्युमिनियम मिला हुआ है, इसमें देखिएगा तो क्या मिला हुआ है, फास्फोरस। तो शुद्ध जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है उसे ही हम लोग कहते हैं नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक की जो चालकता होती है ना दोस्तों, चालकता बहुत ही कम होती है। तो इसके चालकता को बढ़ाने के लिए ही हम लोग इसमें क्या करते हैं, अशुद्धियाँ मिलाते हैं। अशुद्धियाँ मिलाने की जो घटना होती है उसे हम लोग कहते हैं डोपिंग। तो कहेगा डोपिंग क्या है, तो कहिएगा अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए जब उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है
तो उसे डोपिंग कहते हैं। अशुद्धियों के रूप में या तो त्रिसंयोजी यानी वर्ग 13 के तत्व को मिलाया जाता है, या फिर पंच संयोजी यानी वर्ग 15 के तत्व को मिलाया जाता है। पंच संयोजी में फास्फोरस फिलहाल याद रखिएगा, त्रिसंयोजी में एल्युमिनियम याद रखिएगा। अब देखिए जब इसको मिलाते हैं तो जैसे यहाँ पे क्या मिला दिए, एल्युमिनियम यानी त्रिसंयोजी पदार्थ। तो त्रिसंयोजी पदार्थ के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो देखिए यहाँ पे जैसे शुद्ध अर्धचालक में ये सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ये बंधन का निर्माण करते हैं। ये किस प्रकार का बंधन होता है, तो सहसंयोजी बंधन होता है। आगे भी होगा उसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई सिलिकॉन होता है तो उसके साथ जुड़ा होता है कि नहीं। तो ये इस प्रकार क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। लेकिन देखिए जो त्रिसंयोजी है इसमें सब तो जुड़ा हुआ है, एक में यहाँ पर क्या है, खाली जगह है। तो इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं होल, और होल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए जब किसी अर्धचालक में यानी नैज अर्धचालक में यानी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाते हैं तो उसमें धनात्मक होल उपस्थित हो जाता है, इसीलिए उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना। और जब किसी पदार्थ में हम लोग मिलाते हैं पंच संयोजी पदार्थ तो देखिए उसमें क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाती है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। इसमें 4 बंधन तो क्या किया, बंधन 4 इलेक्ट्रॉन तो बंधन निर्माण में भाग ले लिया, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच गया। इसी वजह से ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया आपका एन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, होल पॉजिटिव होता था तो ये पी टाइप हुआ, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो ये एन टाइप हो गया। तो आई होप कि आपको ऊर्जा के आधार पर अगर अब पदार्थ के प्रकार पूछेंगे तो इतना बात आप लिख दीजिएगा, ये हो सकता है आपके 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए इस बार। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ के बारे में। तो एक्चुअली रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं, तो भाई ऐसे पदार्थ जिनसे अल्फ़ा बीटा गामा जैसी किरणें निरंतर निकलते रहती है, और ये तब तक निकलती है जबकि वो पदार्थ पीवी यानी शीशा ना बन जाए। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। जैसे कि यूरेनियम 92-235, ये जो एक तत्व है यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है या रेडियो सक्रिय पदार्थ है। किसी भी कण से जब अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी आती है और उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। जब बीटा कण निकलता है तो उसका परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या पहले के ही समान रहता है। और जब गामा निकलता है तो द्रव्यमान संख्या और जो परमाणु संख्या दोनों बराबर होती है, बस नाभिक की जो ऊर्जा होती है वो थोड़े से घट जाती है। आइए इसको यहाँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए यूरेनियम से एक जो है अल्फ़ा कण निकल गया, तो अल्फ़ा कण क्या होता है भाई, हीलियम का नाभिक होता है, तो हीलियम हुआ ये। तो अगर अल्फ़ा कण निकलेगा तो अल्फ़ा कण में क्या होगा, परमाणु संख्या 2 घटेगा, परमाणु द्रव्यमान 4, तो नीचे 2 घटेगा तो 92 में से 2 गया 90, और पर 238 में से 4 गया 234, तो ये यूरेनियम से क्या बन गया भाई, थोरियम। इसी तरह घटते घटते जब वो शीशा बन जाएगा तो अपने आप अल्फ़ा बीटा गामा निकालना बंद हो जाएगा। समझ गए क्या। अब जना है कार्बन, कार्बन से निकला बीटा कण, तो बीटा कण निकलेगा तो क्या होगा, परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा, तो 6 से क्या हो गया 7, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। अब अगर बात करें हम लोग किसके, गामा किरण का, तो जना ये कोबाल्ट है तो कोबाल्टे रह जाएगा, गामा निकलेगा। तो बस इसके नाभिक और इसके नाभिक की ऊर्जा की बात करें तो इसके नाभिक की ऊर्जा कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस वाले घटना को हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रियता, है कि नहीं। अब देखिए रेडियो सक्रियता में किसी भी पदार्थ का जो मतलब क्या कह सकते हैं कि विघटन है, विघटन ही हो रहा है ना, उससे अल्फ़ा बीटा गामा निकल रहा है तो उसका विघटन हो रहा है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ के विघटन में जब उसके आधी मात्रा का
किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधी मात्रा के विघटन में जो समय लगता है, जो क्या लगता है, समय लगता है, उसे हम लोग कहते हैं उस रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु यानी T½ कहते हैं। और इसका मान होता है 0.693 अपॉन लेमडा, जहाँ लेमडा क्या है, विघटन नियतांक या फिर क्षय नियतांक, डीके कांस्टेंट जिसको कहते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, और कुल जो औसत समय लगता है उसी मतलब कुल जो समय लगता है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के विघटन में, कुल जो समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं औसत आयु। और औसत आयु क्या होती है भाई, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, विघटन नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो अगर इस दोनों में हमको संबंध कहेगा निकालने तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेमडा यानी विघटन नियतांक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं T½ = 0.693। 1/λ को हम लोग लिख सकते हैं 1/λ की जगह इंटू टाउ। तो टाउ = क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन T½ तो ये हो जाएगा अर्ध आयु और औसत आयु में संबंध, ठीक है ना। अब यहाँ एक और चीज़ आप देख सकते हैं जो कि जाहिर सी बात है कि ये जो log बेस E2 का मान होता है ना, यही होता है 0.693। अगर आप हमसे केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया में हम लोग बताए थे आपको कि भाई log बेस E2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नाभिकीय संलयन क्या है, तो जब छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात छोटे छोटे नाभिकों वाले पदार्थ आपस में मिलकर बड़े नाभिक वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग, तो हमने देखा कि भाई नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक वाले तत्व आपस में मिलकर भारी नाभिक वाले तत्व का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक इसके विपरीत जब भारी नाभिक वाला तत्व का नाभिक टूटकर छोटे छोटे हल्के नाभिक वाले तत्व वाले मतलब कोई पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। दोनों में अंतर पूछेगा तो नाभिकों का टूटना एक तरह का क्या है, नाभिकीय विखंडन, और नाभिकों का जुड़ना क्या है, नाभिकीय संलयन। अच्छा सा आपको लिखना है, हम शॉर्ट में लिख दिए, बहुत टाइम लगा है गाइस, बहुत ज़्यादा, लगभग 5-6 घंटा लग गया हमको। अब है कम ताप पर, देखिए जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया है और नाभिकीय संलयन, इस दोनों में देखिएगा तो विखंडन संलयन से कम ताप पर संभव है, जबकि संलयन में बहुत ऊर्जा लगता है, तब ये सूर्य में होता है और ये नाभिकीय रिएक्टर में होता है। ये कहाँ होता है भाई, नाभिकीय रिएक्टर में। अब देखिए जैसे यूरेनियम है और यूरेनियम है और ये क्या है, ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर 0 और 1 इस तरह हम लोग दिखाते हैं न्यूट्रॉन कण का, है कि नहीं। तो देखिए ये जो है ये क्या है, यूरेनियम, और यूरेनियम से क्या क्या बना, बेरियम बना, और क्या बना, क्रिप्टन, और साथ में एनर्जी यानी ऊर्जा निकला। तो यूरेनियम टूटकर बेरियम और क्रिप्टन बना ना। इसको ज़्यादा नहीं समझ आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं U = BA+KR। तो यहाँ एक भारी नाभिक टूटकर 2 हल्का नाभिक बनाया तो ये हुआ नाभिकीय विखंडन। वहीं ये दोनों मिलकर एक भारी नाभिक बनाया तो ये हुआ नाभिकीय संलयन। अर्ध आयु के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि भाई अर्ध आयु जो है T½ कितना होता है, 0.0693 अपॉन लेमडा, और जहाँ लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट है, यानी कि विघटन नियतांक या फिर कह सकते हैं क्षय नियतांक है। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, तो log बेस E2 की वैल्यू है। औसत आयु क्या होती है भाई, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के विघटन में लगा कुल समय होता है औसत आयु, जिसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, जो कि विघटन नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो भाई अब दोनों में संबंध क्या हो जाएगा, बताइए। संबंध तो अभी बताए हैं हम, ये रहा संबंध
टाउ बराबर 0.693/t²। तो वही आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टाउ यानी औसत आयु बराबर 0.693/अर्धायु यानी t²। चलिए अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो अब कहता है रेडियो सक्रियता का व्यंजक यानी n = n0 e⁻⁻λt जो है इसको प्रूव करने। तो इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है। फ़िलहाल के लिए ये जो लिखे हैं हम गलत लिख दिए हैं धरफर में, ठीक है ना। और बाकी गाइज अगर आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देखिए ये सारा क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने क्वेश्चन बैंक से निकाला है। ये सब क्वेश्चन जो देख लीजिएगा। अभी तो उतना समय है नहीं, पता नहीं ये वीडियो कितना घंटा का बनेगा ये भी नहीं पता। तो वो सब क्वेश्चन और कुछ मैथ का इधर लिखे थे यहाँ पे। देखिए ये सारा क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन है, इधर 7 क्वेश्चन हो गए और इधर मैंने अभी आपको दिखाया था सॉरी, इधर देखिए 7 से लेके 10 तक क्वेश्चन है ना। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अभी जस्ट ये 7 तक इधर है, यानी कि उधर 8 से होना चाहिए। तो ये जो 11 क्वेश्चन है ये आप देख के जाइएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है कि आ ही जाएगा। बहुत मेहनत लगता है गेस करने में। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो भाई रेडियो सक्रियता है इसके लिए n = n0 e⁻⁻λt कैसे प्रूव करें। तो देखते हैं इसमें पेज वगैरह है। हाँ चलिए, भगवान की कसम मिल तो गया पेज। अब देखिए भाई रेडियो सक्रियता के लिए अगर हम लोग प्रूव करें तो रेडियो सक्रियता का नियम पहले हम जानते हैं। रेडियो सक्रियता का नियम, अब एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए रेडियो सक्रियता का नियम कहता है कि भाई विघटन की दर जो है, क्योंकि इससे क्या होता है अल्फा बीटा कण निकलता है तो विघटन होता है, तो कहा विघटन की दर जो है वो नाभिक की संख्या के समानुपाती होता है। विघटन की दर को लिखता है dN/dt और कहा कि dN/dt जो है नाभिक की संख्या n के क्या है समानुपाती चिन्ह है। अब गाइस जब भी हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं इक्वल टू आता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। और आप जानते हैं गाइस ये कांस्टेंट क्या है भाई, डीके कांस्टेंट है, यानी 6 नियतांक है कि नहीं गाइस। एग्ज़ाम है तो भी टेंशन नहीं लेना है गाइस। अब देखिए ऐसा हमने इसको लिख दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो dN/n कर देंगे और यहाँ इसको, अच्छा देखिए विघटन नियतांक को हम लोग माइनस से डिनोट करते तो सब जगह माइनस लग जाएगा, तो ये लेमडा और यहाँ से चला जाएगा dt। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं गाइस, dN/n = लेमडा dt। अब दोनों तरफ हम कर सकते हैं समाकलन, तो हो जाएगा dN/n = लेमडा dt का भी समाकलन। अब दोनों चूँकि क्या है अनिश्चित समाकलन है, थोड़ा बहुत मैथ अगर आप जानते हैं तो 1/x का होता है log x, तो इसका क्या हो जाएगा log en। x नहीं है नीचे तो n हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस लेमडा टी अब प्लस का c, है कि नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक चीज़ जानते हैं कि मान लीजिए अगर समय हो 0 तो कोई भी पदार्थ का नाभिक जो होगा वो 100% होगा। इसको हम लोग इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि अगर t का मान 0 रखेंगे तो n की वैल्यू होगी n0। तो अगर यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएं तो हम लोग log en = लिख सकते हैं, सॉरी n के जगह n0 लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं t के जगह 0 और प्लस का c। तो यहाँ से आपको c = निकल जाएगा log en0, है कि नहीं। अब इस c की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा भाई, आपको आ जाएगा log en = लेमडा टी और प्लस का क्या log en0, क्योंकि c के जगह तो ऑलरेडी हम लोग क्या निकाल लिए, ये निकाल लिए। अब देखिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग
तो क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर लेकर आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा log e n माइनस log e n नोट इक्वल टू माइनस लेमडा टी। अच्छा गाइज लॉग में अगर माइनस में हो तो वो भाग में चला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि log x माइनस log y जो होता है ये हो जाता है log x बटा y। तो यहाँ हो जाएगा log n बटा n नोट इक्वल टू माइनस लेमडा टी। अच्छा एक और बात आप जानते हैं कि भाई log x बराबर अगर m हो तो m x बराबर हो जाएगा e पर पावर m, है कि नहीं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर n बटा n नोट बराबर हो जाएगा e पर पावर माइनस लेमडा टी। और अगर ऐसा हो गया ना तो देखिए n यहाँ रह जाएगा, n नोट यहाँ भाग में है तो गुना में चला जाएगा, तो n नोट इंटू, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। थोड़ा बहुत आपको भाषा लिखना है, यहाँ पूरा भाषा लिखना है। हम जानते हैं कि रेडियो सक्रियता की क्रिया में विघटन की दर परमाणु के नाभिक की संख्या के समानुपाती होती है, अर्थात ये, है कि नहीं। अब ये लिखा हुआ तो मिल ही जाएगा, हम ही लिखे हैं। देखिए तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है। रेडियो सक्रियता का नियम व व्यंजक, ये अपना हेडिंग है। तो रेडियो सक्रियता में विघटन या विखंडन या विघटन की दर परमाणु के नाभिक की संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात माइनस dn/dt समानुपाती n। तो अगर इसको इक्वल करेंगे तो लेमडा आएगा जो कि 6 नियतांक है। अब देखिए ये इसको क्या कर लिए, n को इधर कर लिए, माइनस को इधर और dt को इधर कर लिए, तो ये बन गया। और वही करेक्शन किए, दोनों तरफ क्या किए, समाकलन। अब जब आप वहाँ लिखिएगा तो लिख भी सकते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर। अभी जस्ट गाइज कुत्ता को भगा के बाहर से आए हैं बहुत बोल रहा था ना इसीलिए, पढ़वैल नहीं देता। अब देखिए log e n इक्वल प्लस हो जाएगा c। अच्छा इसको ना मतलब देखिए कि अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा था, मान लिए c1, और ये भी अनिश्चित है तो यहाँ भी आया c2। अब c1 c2 घटा के मान लिए कौन चीज़ c, अभी हम लिखे थे तो डायरेक्ट लिख दिए थे, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब स्टेप बढ़वे का तरीका हुआ नंबर लाने के लिए। अब फिलहाल देखिए यहाँ तक आप आ जाइएगा, उसके बाद यहाँ से नीचे नहीं देखना है, इतनी को खाली देखना है, नहीं तो आप जाइएगा आपका दिमाग जाएगा सठिया है। हम लोग कर लेते हैं, आप पहली बार देख ही रहे हैं। तो इतना भी जानते हैं कि अगर t 0 होगा तो n यानी पदार्थ की मात्रा होगी कितना, 100%। अरे जब ओकर विघटन शुरू नहीं हुआ तो 100% नहीं होगा जी, तो नॉर्मल सी बात है। तो यही चीज़ को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा n नोट, तो c बराबर आएगा log e n नोट। देखिए उसको समीकरण 1 मान लिए थे, तो t के जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो c के जगह क्या आ जाएगा। देखिए t को जगह 0 पुट किए तो n के जगह आया n नोट, और इसी से हम लोग निकाल लिए log e n नोट की वैल्यू c। तो यहाँ पे c था तो वही लिख दिए। अब देखिए n माइनस n नोट, तो log में माइनस अगर होता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि log को अगर इधर से हटाएंगे तो e के पावर में ये जाएगा, e टू द पावर ये हो जाएगा, बाकी ये भाग में है तो गुणम होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बोर का परमाणु मॉडल, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो देखिए बोर का जब हम लोग परमाणु मॉडल की बात करते हैं तो भाई बोर ने 3 मुख्य बातें कही। बोर ने कहा कि भाई कोई भी जो कक्षा का कोणीय संवेग होता है, ऐसे नहीं बोला, वो बोला किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है अर्थात MVR होता है, वो NH बटा 2 पाई के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर n है कक्षा की संख्या और h है प्लैंक नियतांक। h क्या है, प्लैंक नियतांक। और मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे को पता है इसकी जो वैल्यू है वो है 6.62 × 10⁻³
कितना -34 जूल सेकेंड, सबको पता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाए हैं इस पर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा एज, है कि नहीं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कक्षा बोर्ड ने पहली बात क्या कहा कि कक्षा की जो कोणीय कक्षा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन की जो कोणीय संवेग mvr होगी वो nh/2π के बराबर होगी, पहली बात ये बोला उसने। दूसरा बोला कि किसी निश्चित कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। देखिए थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, इससे पहले रदरफोर्ड जी आए थे और वो बोले कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो सब लोग उसको बोलने लगा कि बोका है का जी, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कर ऊर्जा नाश होगा ना, तो ही घूमेगा तो थकेगा ना। तो मान लो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो थक जाएगा, इसका ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो ये घूमे तो घूमे थके थके तक किस में टकरा जाएगा, नाभिक में, परमाणु ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन ऐसा होता है, तो बोला ऐसा तो नहीं होता है, तो कहा तो गलत बोल रहा है, बेचारा को दिया फुफकार। यह बात गलत किए कौन, नील्स बोर साहब। ये बोले कि अगर निश्चित कक्षा में वो घूम रहा है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो उससे पूछा गया कि भाई ऐसा बात है कि कहियो नहीं करेगा क्या, कहा करते जी, जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में तो न तब ऊर्जा को उत्सर्जन करतो। और ऊर्जा को उत्सर्जन किस रूप में करेगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है भाई, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश के रूप में करेगा। मान लीजिए ये चौथा कक्षा है और यह तीसरा कक्षा है, थर्ड, तो इससे जब जंप करके आएगा ना, तो जंप करिए घड़ी इससे क्या होगा, प्रकाश उत्सर्जित होगा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, समझ गया ना। अब इसी तरह मान लीजिए पहला कूद का है कि नहीं, फिर दूसरा पहला कूद का, तो ये सब क्या करता है, एक विशेष श्रेणी का निर्माण करता है, जो कि अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। गाइज वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका सीमा कह सकते हो, ये पाकिस्तान वाली सीमा नहीं है गाइज, इसको आप सीमा कह सकते हैं या फिर बोर के परमाणु मॉडल की दोष कह सकते हैं। तो पहला इसका दोष है कि ये केवल हाइड्रोजन परमाणु हेतु लागू है, यानी ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाला जितना तत्व है उसी पर लागू है, तो एक इलेक्ट्रॉन वाला तत्व तो हाइड्रोजन है। दूसरा, इसने mvr बराबर nh/2π कैसे लाया, ये आज तक सिद्ध नहीं कर पाया। हालांकि दूसरे वैज्ञानिक ने इसे सिद्ध किया, परंतु इसका तो ये दोष है, और ये सिद्ध किया फिजिक्स से हम आपको नहीं बताएंगे, हम अपने नीट में पढ़े थे। अब देखिए, अब ये देखा गया कि देखिए हम बताते हैं कि भाई अच्छी, इस दोनों चीज़ को बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो सुनिएगा। देखिए कोई भी तत्व का क्या है, परमाणु का कक्षा है ना। अब इसका जो परमाणु का कक्षा है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो वो क्या करता है भाई, विद्युत चुम्बकीय तरंग अर्थात प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो उत्सर्जित प्रकाश से 5 प्रकार की श्रेणियां बनती है, इन श्रेणियों के समूह को ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आप मेरी बातों को नोट कर सकते हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं सब लिख पाऊँ, नहीं तो हम लिख देते, पक्का लिख देते, ठीक है। अब ये 5 प्रकार की श्रेणी बनती है, जिसमें पहला बनता है लाइमन। अब ये लाइमन श्रेणी कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे तीसरे चौथे या उससे ऊपर वाले किसी भी कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदते हैं, तब जो श्रेणी का निर्माण होता है उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं, और यह UV यानी पराबैंगनी क्षेत्र में बनता है। बामर श्रेणी क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे चौथे पाँचवें या उससे ऊपर वाले से, यानी कि दूसरा से ऊपर का वाला किसी भी कक्षा से दोसर में कूदेगा, तब जो क्या होगा, श्रेणी का निर्माण होगा, यानी तब जो विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी प्रकाश उत्पन्न करेगा, उससे जिस श्रेणी का निर्माण होगा उसे कहेंगे बामर श्रेणी। उसके बाद इसी तरह अगर तीसरा में कूद रहा है तो पाश्चन श्रेणी। अच्छा, बामन श्रेणी बनता है दृश्य क्षेत्र में, और बाकी का ये तीनों जो है पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों बनता है IR यानी अवरक्त क्षेत्र में।
अब ये बनेगा तीसरा में कूदेगा चौथा पाँचवा छठा से, ये अगर पाँचवा छठा सातवां से कूद रहा है किस में, चौथा में, और फुंड बनेगा किस में, ये पाँचवा में कूदेगा तब तो पाँचवा से ऊपर किस में कूदेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये कूदेगा तो क्या बनाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग, और तरंग का क्या होता है भाई, तरंग दैर्घ्य होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं उसके तरंग दैर्घ्य को, अलग अलग श्रेणियों के जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं उसके तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करने के लिए हमें एक नियतांक की मदद लेनी होती है, जिसे हम लोग रीडबर्ग नियतांक कहते हैं। अगेन गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हम मजाक में पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, जानबूझ के कि आप बोर ना हो। वैसे ऑलरेडी आप लोग जो है डिप्रेशन में होंगे अभी, फिर भी हम चाहते हैं कि खुशी खुशी पढ़ लीजिए, है कि नहीं। इसी वजह से वैसे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बाकी हम बहुत सभ्य आदमी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसके अलग अलग श्रेणियां जो हैं वो अलग अलग तरह के विद्युत चुम्बकीय तरंग से क्या होते हैं, बनते हैं। तो अलग अलग श्रेणियों के जो विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं उसके तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करने के लिए हमें एक नियतांक की मदद लेनी होती है, जिसे रीडबर्ग नियतांक कहते हैं, जिसका कि मान होता है 1.097 गुना 10⁻7 मीटर इनवर्स, है कि नहीं। अब इसमें देखिए, अब जना कि हमको लाइमन श्रेणी के लिए क्या करना है, तरंग दैर्घ्य का सूत्र लगाना है, तो यहाँ लगाएंगे 1/λ इक्वल टू r इंटू, यहाँ पर जो कैपिटल N है ना वहाँ पर रखेंगे लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए 5। इसमें पास्चन जो श्रेणी है इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लाइमन के लिए n का मान क्या रखेंगे 1। अब ये n2 क्या होगा, तो लाइमन में कहाँ कहाँ से कूद सकता है, दूसरा तीसरा चौथा, तो n2 अगर दूसरा से कूदा है तो 2, तीसरा से तो 3, है कि नहीं। यानी कि कैपिटल N जो होगा वो उससे हमेशा ही स्मॉल n बड़े होगा। जना लाइमन के लिए ये 2 से शुरू होगा, लाइमन में 1 यहाँ लिखते हैं, बामर में यहाँ लिखते हैं 2, 3 से शुरू होगा। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस अब हम लोग लॉजिक गेट पढ़ते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड यू विल सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक आल्सो। तो अब देखते हैं अपने इस टॉपिक को। तो भाई साहब यहाँ पर जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट के बारे में पहले तो 2-3 लाइन हम लोग याद करेंगे। ये जो होता है द्वि आधारित सिद्धांत पर आधारित होता है। जना कंप्यूटर में 0 और 1 यही 2 डिजिट लेता है, जहाँ 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो लॉजिक गेट भी कुछ इसी तरह, अब चूँकि ये लॉजिकल आउटपुट देता है इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं लॉजिक गेट, ठीक है ना। और ये आधारित होता है द्विआधारी सिद्धांत पर। चलिए अब जो ये लॉजिक गेट होता है ये मेनली 2 प्रकार का होता है, आधारी और व्युत्पन्न। आधारी में 3 गेट आते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और व्युत्पन्न में नॉट गेट जो कि ऑफिशियली और नोट से मिलकर बना है नॉर, और एंड से एंड और नोट से मिल के बना है नैंड। तो नॉर और नैंड गेट जो है वो व्युत्पन्न राशि है, और एंड और नोट गेट। अब देखिए और का मतलब होता है या, इसका सिंबल न कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ वाई। अब और का जो बूलियन व्यंजक सूत्र होता है वो होता है y बराबर a प्लस b, है कि नहीं। और एंड जो होता है इसमें d जो लास्ट में दिख रहा है एज इट इज़ ऐसा ही होता है, ये होता है a b, और आउटपुट जो होता है y वो होता है y इक्वल टू, यानी बूलियन व्यंजक होगा y इक्वल टू a डॉट b। और नोट में बस ऐसे बना दीजिए, एक त्रिभुज बना दीजिए और यहाँ एक गोलका बना दीजिए। इधर a लिखिएगा तो y हो जाएगा a का इन्वर्स, ठीक है ना। अगर वीडियो नहीं दिख रहा है सही से तो क्वालिटी बढ़ाइए, नेट ख़त्म करिए। हमें यहाँ खून जला रहे हैं, आप नेट नहीं ख़त्म करिएगा। चलिए अब यहाँ पे है संकेत भाई साहब, किसका, तो और गेट का। अभी जस्ट हम बताए थे तो वही वाला संकेत यहाँ है। यहाँ y बराबर क्या होता है a प्लस बी, जिसे हम लोग बूलियन व्यंजक कहते हैं। और ट्रूथ टेबल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए और गेट का मतलब की होय छे नुनू या, तो देखो
एगो बंद रहता है या एगो बरले तो बरले रहते हैं, यानी 0 और 1, यानी ये दोनों में से देखिए ए और बी है और ये वाई है, वाई बराबर अगेन ए प्लस बी है, तो ये दोनों 0 प्लस 1 क्या होगा 1। तो उस हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं, प्लस करके देखिएगा तो भी आप 1 + 1 बराबर 2 नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि 2 होगा ही नहीं, द्विआधारी पर आधारित है, तो 0 या फिर क्या होगा 1, तो इसलिए 1 1 क्या हो जाता है 1। अब एंड गेट में क्या हो जाएगा, तो एंड गेट का सिंबल ये होगा, यानी संकेत ये होगा, बूलियन व्यंजक ये होगा, आपको अच्छा से लिखना है, और ये हो जाएगा उसका ट्रूथ टेबल। तो 0 × 0 0 ही होगा, 1 1 1 ही होगा, 0 1 0 1 और 0 भी 0। तो ये तो मल्टीप्लाई आसान है, आई होप कि दूसरा क्लास वाला बच्चा है। नोट गेट में देखिए ये हो गया सिंबल, अब जना 0 है तो उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स का मतलब उल्टे न होता है, 0 तो 1 1 तो 0, तो ये हो जाएगा ट्रूथ टेबल, ये हो जाएगा बुलियन व्यंजक और ये हो जाएगा सिंबल। अब देखिएगा और गेट को तो कैसन बना दिए, देखिए नॉर गेट जो है और गेट बना दीजिएगा और आगे ऐसे लगा दीजिएगा, तो यही हो गया नॉर गेट। अगर ये ए और बी है हट तुम, और ये वाई है, तो और गेट का क्या होता है ए प्लस बी, तो ऊपर अगर क्या लगा दीजिएगा लाइन खींच दीजिएगा, इसको बार बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, पर लाइनें आप रेखा समझ लें, रेखा खींच दीजिएगा, तो ये हो गया आपका इसका सिंबल नॉर गेट का। तो ए और बी हो गया, तो जैसे यहाँ पे अगर और गेट रहता तो क्या होता है 0 और 1 1 होता, लेकिन 1 का क्या हो गया बार यानी इन्वर्स, तो क्या हो गया 0, तो 0 0 वैसे वहाँ 0 होता तो 1 हो गया। फिर आते हैं कुत्ता को मार के, चलिए तो अब यहाँ जो हो जाएगा नॉर गेट बता दिए थे और एंड गेट आप बताएंगे, तो नॉर गेट वही होगा 0 और 1, ऐसे और रहता तो 1 होता, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा इन्वर्स होने की वजह से। अब यहाँ पर एंड है सॉरी नैंड है, तो एंड बना दीजिएगा और यहाँ पे क्या बना दीजिएगा बिंदा, तो ये हो जाएगा। अब ए डॉट बी है, ऊपर बार लगा दीजिएगा तो नैंड हो जाएगा। अब 0 0 0 होता था तो यहाँ 1 हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो आई होप कि आप लॉजिक गेट भी समझ गए होंगे, आपको ज़रूर क्वेश्चन दिखेगा मेरे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब है भाई साहब ट्रांजिस्टर, लेकिन आप जानते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ना हमको तनी आपको बेसिक अच्छा से बताना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम बताते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि बउआ तुम बहुत होशियार है तभी न पढ़ रहा, नहीं तुम नहीं पढ़ता। तो ट्रांजिस्टर को बताने से पहले है कि नहीं, ट्रांजिस्टर को बताने से की हाँ बताए हुए हैं बेसिक, तब बता सकते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए एन टाइप अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कर बताए हैं। तो ट्रांजिस्टर जो अपना होता है ट्रांजिस्टर एक होता है ट्रायोड, 2 पीएन जंक्शन से मिलकर बना हुआ एक क्या होता है ट्रायोड होता है। ट्रायोड यानी कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती है, तो यहाँ देखिए यह एक ट्रांजिस्टर है, इसमें एक होता है एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। तो इसमें 3 गो चीज़ है, इसीलिए इसको कहते हैं कौन चीज़, तो इसको कहते हैं ट्रायोड। यहाँ पर आई ई जो होता है वो होता है आई बी प्लस कौन सी जी आई सी, यानी इमीटर में जो करंट होता है वो बेस में करंट और कलेक्टर में करंट के जोड़ के क्या होता है बराबर होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो कहेगा कोई ट्रांजिस्टर की है, तो ट्रांजिस्टर एक तरह का एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर का मतलब होता है कि जो वोल्टेज बढ़ा सकता है कहीं पर, जो करंट बढ़ा सकता है कहीं पर, जो पावर यानी शक्ति बढ़ा सकता है, यानी जो विभवांतर बढ़ा सकता है, करंट बढ़ा सकता है, विद्युत धारा और विद्युत शक्ति को बढ़ा सकता है। तो इस तरह का यह एक यंत्र होता है, और चूँकि ये अर्धचालक से बना होता है तो इसे अर्धचालक उपकरण भी हम लोग कह सकते हैं। और यह ट्रायोड की क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 हिस्से होते हैं, एमीटर बेस और कलेक्टर। एमीटर की कुल धारा, बेस की कुल धारा और कलेक्टर की कुल धारा के योग के बराबर होता है। और ये 2 पीएन संधि से बना होता है। कैसे, तो समझिए, देखिए पी टाइप अर्धचालक पॉजिटिव होता था ना, क्योंकि उसमें पॉजिटिव होल्स होते थे। नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जाइए और देखिए शुरू से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पीएन संधि डायोड कहते हैं, ठीक है ना, पीएन जंक्शन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन में क्या होता है कि जना ये पी है तो पी क्या होता है, ये देखिए
छोटा वाला हिस्सा माइनस है यानी N, और ये बड़ा वाला हिस्सा क्या है, P है। तो P वाला हिस्सा को अगर हम बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ें तो इसको हम लोग फॉरवर्ड वाइसिंग कहते हैं, और अगर उल्टा जोड़ दें प्लस वाला को माइनस से तो उसको बैकवर्ड कहते हैं। तो प्लस वाला को जब प्लस से जोड़िएगा तभी ये वाला पूरे सर्किट में यानी पूरा परिपथ में धारा जाएगा। तो अभी इसमें धारा जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब P वाले को हम लोग प्लस से जोड़ेंगे तो धारा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। चलिए अब देखिए, ट्रांजिस्टर जो होता है ना बउआ, दो प्रकार का होता है। एक होता है NPN ट्रांजिस्टर, एक होता है PNP ट्रांजिस्टर। जब दो N प्रकार के अर्धचालक के बीच पतला सा P प्रकार का अर्धचालक क्या हो, स्थित हो, तो इस प्रकार का जो ट्रांजिस्टर होता है उसे कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर। अब देखिए इसमें दो हिस्से होते हैं, बिचला से एक हिस्सा इधर और बिचला से एक हिस्सा इधर। इसको हम लोग फॉरवर्ड में जोड़ते हैं। तो अभी न बताए थे फॉरवर्ड मतलब ये N है तो एकरा कौन चीज़ जोड़ेंगे, निगेटिव से। तो बैटरी में देखिए छोटका निगेटिव होता है तो निगेटिव से जोड़ दिए, अब बड़का के एकरा पॉजिटिव से जोड़ दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ फिर से ये क्या है, अब जो दूसरा वाला ये फॉरवर्ड वाइसिंग हो गया और ये होता है बैकवर्ड वाइसिंग। दूसरा वाला बैकवर्ड का मतलब है N को उल्टा जोड़ देंगे किससे, प्लस से। अब देखिए फॉरवर्ड में क्या होता है, धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो धारा प्रवाह की दिशा क्या होगी, ये प्लस है तो प्लस से माइनस की ओर हमेशा बहती है। जना मान लीजिए ये बॉल है, इसको हम बैटरी से क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो प्लस से न जाएगा, ऐसे न धारा जाएगा और इधर से निकलेगा। तो वैसे यहाँ पर आप देखिएगा तो इधर से धारा जाएगा और ये माइनस है तो माइनस से निकलेगा। अब देखिए ये एमीटर है तो एमीटर से निकल रहा है तो इसका मतलब है बेस से और कलेक्टर से जाएगा, तब न एमीटर में कुल धारा बेस और इसके योगफल के बराबर होगा। ये हो गया तब न मिल्क बना। अब इसीलिए इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एक्चुअली में ये ऐसा होता भी नहीं है, कुछ इस तरह से होता है। देखिए बनाते हैं, क्या बताएं, धरफर में तनी मनी हो जाता है गाइज। देखिए ऐसा सिंबल होता है, NPN है तो NPN बना दिए, N फॉर निकला, तो इधर से देखिए निकल गया। तो ये सिंबल है NPN का। सिंबल बना के फिगर बना के थोड़ा सा बता दीजिएगा कि पहला जो क्या है परिपथ है वो फॉरवर्ड वाइसिंग में है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, और इसमें धारा जो है जो एमीटर है, एमीटर से निकल रहा है, बेस से धारा जा रहा है। इतने बात आपको लिखना है। दूसरा हम कहिएगा बैकवर्ड में है, कलेक्टर में धारा जा रहा है और बेस में भी धारा जा रहा है। इतना बात अगर आप लिख दीजिएगा, लास्ट में आप ई लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा अगर इससे क्वेश्चन आया तो, और आएगा ही इसीलिए हम बता भी रहे हैं, नहीं तो कौन उतना क्वेश्चन बैंक के पीछे पड़ा रहता है। हमें रहते नहीं देखते थे, सब देखते थे जितना क्वेश्चन था, फिर भी आपके लिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया NPN, अब हो जाएगा PNP। तो फिर से इसी तरह का सिंबल बनाएंगे गाइज। अब PNP में लिखेंगे PNP। अब जना NPN में निकला तो PNP में क्या होगा, आएगा। तो बस इतना सिंबल बन जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, पहला वाला हम क्या बोले फॉरवर्ड वाइसिंग में जोड़ेंगे तो P है तो P को प्लस से जोड़ें, तब इधर से एमीटर से धारा गया, एमीटर से धारा गया तो बराबर करने के लिए बेस से भी निकलेगा कलेक्टर से भी, तब न एमीटर का धारा बराबर बेस और कलेक्टर। इस चीज़ को साबित करना है इसीलिए ऐसा बना लिए। ये हो जाएगा फिर से बैकवर्ड, क्योंकि देखिए P को हम लोग किससे जोड़े हैं, माइनस से। तो एक रहता है हिस्सा फॉरवर्ड में, एक रहता है कौन सी में, बैकवर्ड में। एक रहता है बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसी में हम लोग समझते हैं ऑक्सीलेटर। तो इस बार जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो ये होगा कि ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल ऑक्सीलेटर यानी दोलित्र की स्थिति में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कहिएगा ट्रांजिस्टर जो है वो दोलन करता है और दोलित्र की तरह व्यवहार करता है, अर्थात वह DC करंट को AC करंट में बदलता है। साथ ही जब AC करंट में बदलता है तो उस AC करंट की आवृत्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है, तीव्र कर देता है, एवं उसके आयाम को स्थिर रखता है। तो ये बात खाली बोल दीजिएगा शुरू में। अब देखिए इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं। एक्चुअली देखिए यह एक कुंडली है। अब ये किस प्रकार काम करता है उसको समझिए। देखिए
ये इस प्रकार अगर कोई तार रहेगा मोराइल तो इसको कहिएगा कुंडली। कुंडली को हम लोग एल से दिखाते हैं, ठीक है न। एल मतलब होता है कुंडली, ठीक है बुआ। अब देखो कुंडली है ना, तो कुंडली में अगर तुम धारा प्रवाहित करोगे ना, मान लो यहाँ से एक संधारित्र ले आए। कौन सी ले आए? संधारित्र। संधारित्र एक उपकरण होता है जिसमें आवेश को जमा रख सकते हैं। तो आवेश को जमा रख दिए, अब मान लीजिए इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस वाला इधर दे दिए। इसमें जब कुंडली में जब क्या होता है, धारा प्रवाहित किया जाता है ना, तो कुंडली में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो मान लीजिए इसका सब प्लस यहाँ आ गया, तो जब धारा प्रवाहित होता है तो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ये बात याद रखिएगा, किसी भी कुंडली में अगर चुंबकीय क्षेत्र या फिर फ्लक्स कह सकते हैं इसी को, तो देखिए किसी भी कुंडली में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ आएगा। यहाँ देखिए एक कुंडली है, अब यहाँ एक बड़का वाला क्या कर लिए, मान लीजिए थोड़ा हाई फाई वाला बैटरी ले लिए, यानी ज़्यादा वोल्टेज के। इसका वोल्टेज गया तो इसमें करंट आया। अब फिर से देखिए ये वाला करंट ऐसे होते हुए क्या हुआ, इसके निगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया। तो ऐसा अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कैसा करेंगे, इस प्रकार अगर हम लोग एक कुंडली देखेंगे तो इस कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए अगर एक कुंडली है और इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके सामने अगर दूसरा कुंडली भी सामने रख लेंगे ना, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ही इसके करीब रखे कुंडली में अपने आप क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। एक्चुअली इस घटना का नाम होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि जस्ट इसके बाद हम डील करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं बी और ऊपर में लिखे हैं सी और नीचे लिखे हैं कौन सी, ई। देखिए ये नहीं लग रहा आपको, एमीटर के लिए ई लिखे होंगे, बेस के लिए बी और कलेक्टर के लिए सी। जी, तो ये क्या है, यहाँ पर जो है यह क्या है, ट्रांजिस्टर है, और इसका इस्तेमाल हम लोग क्या कहाँ कर रहे हैं, दोलित्र में कर रहे हैं, यानी कि डीसी करंट को एसी बनाने में। जैसे इसका इस्तेमाल होता है आपके घर में इन्वर्टर में। इन्वर्टर है ना, हमारा घर में आया है पर आपके घर में है ना। तो ये जो इन्वर्टर है इसका काम क्या होता है, डीसी को एसी में बदलना। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो कहेगा क्या होता है, तो पहले तो ये बात लिख दीजिएगा इतना, उसके बाद कहिएगा कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे हम बता देते हैं। तो देखिए इतना बात आप समझ गए, बरकास ये हुआ। अब देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक बैटरी हम क्या किए, बैटरी लगाए। इस बैटरी से आवेश गया इसमें, इस वाले चीज़ को हम लोग कहते हैं संधारित्र, जो कि आवेश जमा करता है। तो बैटरी से ये क्या कर लिया, आवेश जमा कर लिया, और उसी आवेश को कहाँ लेकर चला गया, यहाँ पर। कहाँ पर लेकर चला गया, कुंडली में। तो यानी कि यहाँ भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। एक बार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इसमें हुआ, इसके करीब ये है, नहीं बोले कि अगर कोनो में हो रहा है तो ओकरा करीबो लेके जाइएगा दोसर कुंडली तो होम होगा। तो इसमें भी हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा करवा क्यों रहे, तो आइए इसी चीज़ को समझते हैं दोस्तों। तो एक्चुअली में जो ये होता है दोलित्र होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा आउटपुट है, जैसे इधर से गया और इधर से ये आउटपुट निकला ना, देखिए यहाँ पर हमको जो क्या है, जो हमारा क्या है, एमीटर है, एमीटर हमारा आउटपुट होता है। यानी कि यहाँ से नीचे अगर देखिए इधर से धारा गया और पूरा अगर यहाँ से नीचे आएगा, इसको कहेंगे आउटपुट। लेकिन यहाँ से नीचे आया तो इसको हम लोग दूसरे बैटरी के थ्रू, आपको नहीं लगता है, इसमें भेज दिए और वापस से यहाँ भेज दिए। यानी हम क्या कर रहे हैं कि अपने आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट में डाल रहे हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ एक शब्द लिखा है नियत। देखिए डीसी को एसी बनाना आसान है, उसकी तीव्रता भी बढ़ाना आसान है, लेकिन उसके आयाम को बना के रखना बहुत मुश्किल होता है बउआ। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए ये है कौन सी, ये जो है आपका क्या है, एसी करंट है, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा है, माने इसका दिशा बदल रहा है। जिसका दिशा बदलता है उसको एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती धारा। जिसका दिशा नहीं बदलता है उसको डीसी कहते हैं। तो देखिए बदल रहा है ना। अब देखिए यहाँ ऊपर में जितना उठ रहा है नीचे में उतने उठ रहा है, मतलब इसका आयाम क्या है, निश्चित है। लेकिन अगर ये ऐसा होने लगे, इसका मतलब है आयाम निश्चित नहीं है। तो ऐसा न हो,
है कि नहीं, आयाम निश्चित रहे, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा संधारित्र जो अपना क्या होता है ट्रांजिस्टर होता है, उसका इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं किसके रूप में, दोलित्र के रूप में, तो हम क्या करते हैं एक सिद्धांत को फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं फीडबैक प्रोसेस। ये फीडबैक प्रोसेस क्या है, तो यही वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने आउटपुट के कुछ मात्रा को इनपुट में वापस से भेजकर आयाम को नियत रखने की कोशिश करते हैं। इसी घटना को हम लोग कहते हैं फीडबैक प्रोसेस, ताकि क्या हो सके कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है वो ऑसिलेटर की तरह, मतलब ऑसिलेटर से प्राप्त हो रहा है, ऐसा महसूस हो सके। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार के लिए, कि ट्रांजिस्टर क्या है, ये दोलित्र की तरह कैसे व्यवहार करता है, समझाएं। तो देखिए आप लिखिएगा कि ट्रांजिस्टर जो है एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, और ये क्या है, ट्रायोड है, जिसमें बेस, उसका फिगर बना दीजिएगा यहाँ पर, और तीनों लिख दीजिएगा, एमीटर, बेस और कलेक्टर, अच्छा से बना दीजिएगा, आपको नंबर लेना है। ये दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। अब बाकी इसके बारे में डिटेल्स नहीं लिखना है, जैसे हम समझाएं, मेरा काम है समझाना, इस वजह से। अब है ट्रांजिस्टर की दोलित रूप क्रिया, यानी दोलित रूप क्रिया क्या है, तो ट्रांजिस्टर क्या करता था, डीसी ऊर्जा को एसी तरंगों में परिवर्तित करती है, इसी क्रिया को दोलित रूप क्रिया कहा जाता है। और डिटेल से कहिएगा तो एसी ऊर्जा को डीसी को एसी में बदलता है, एवं एसी की आवृत्ति को तीव्र कर देता है, साथ ही इसके आयाम को निश्चित रखता है। अब है दोलन के लिए आवश्यक, तो दोलन के लिए आवश्यक क्या होता है, तो दोलन के लिए आवश्यक होता है ट्रांजिस्टर। उसके बाद है एलसी, आरसी नहीं होगा, एलसी। देखिए ई वाला जो बनाए थे हमने, बोले कुंडली को आप कहिएगा कौन सी, एल, और यहाँ पर संधारित्र एक लगाए थे, देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए अपना कुंडली है, और यहाँ एक संधारित्र लगाए हैं, ये संधारित्र इस वाले बैटरी से चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के बाद इसमें क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। अच्छा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बार बार हम क्यों बोल रहे हैं आपको, कि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसीलिए एसी का डीसी बनता है। देखिए बैटरी जो होता है ना, बैटरी में डीसी करंट होता है, और हमको बनाना है एसी, तो हमको कुंडली से निकालना ही पड़ेगा बउआ, तब ये बनेगा, बुझ गए न। अब समझ में आ रहा है, अगर इतना बेसिक नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा पढ़िए, कोशिश करिए, आज लास्ट दिन है आपका पढ़ने का। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, एलसी परिपथ होगा, सी फॉर होगा आपका कौन सी चीज़, संधारित्र, ठीक है ना। तो संधारित्र को हम लोग बैटरी से चार्ज कर लेंगे, और इसी के आवेश को क्या करेंगे, एल यानी कुंडली में ले लेंगे, ताकि यहाँ पे चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो और रिजल्ट के रूप में हमें एसी करंट मिले। अब जो इससे एसी करंट में, देखिए डीसी बैटरी क्यों लिए, ताकि संधारित्र को क्या करेंगे बउआ, चार्ज करेंगे। और ट्रांजिस्टर क्या होगा बउआ, तो ट्रांजिस्टर होगा एम्पलीफायर, जो कि क्या करेगा, एसी करंट की वोल्टता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और एलसी परिपथ क्यों लिए, क्योंकि डीसी से अगर हमको क्या बनाना है, एसी, तो एलसीए परिपथ में कुंडली के चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे। इतनो बात आप लिख दीजिएगा, जितना हम ठेठी में बोले हैं, तो सिद्धांत लिखे की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका खुद का भाषा हो जाएगा। अब देखिए सिद्धांत क्या कहता है, तो सिद्धांत कहता है और क्रिया विधि क्या है। सिद्धांत तो आप इतना समझ गए कि संधारित्र को आवेशित करना है, और संधारित्र के आवेश को क्या करना है, कुंडली में ले जाना है, ताकि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो सके और एसी धारा हमें प्राप्त हो सके। बाकी इसका पढ़ लेते हैं। तो कहता है परिपथ आउटपुट परिणाम का कुछ हिस्सा इनपुट में भेज देता है, जिससे सिग्नल माने कौन चीज़, जो आपको प्राप्त हो रहा है एसी, उसी को चट्टा सिग्नल बोल रहा है। सिग्नल बढ़ता रहे, तो एसी बढ़ता रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि आउटपुट का कुछ हिस्सा, देखिए यहाँ देखिए, फिर आपको वह वाला चित्र दिखाएंगे, आप क्या समझते हैं मतलब।
देखिए आउटपुट यहाँ से मिलना शुरू हुआ था, तो आउटपुट के कुछ हिस्सा को घुमाए फिर कहाँ लेकर आए, इनपुट में ले आए। अरे यहाँ से नीचे आउटपुट, यहाँ से सब तो इनपुटे न है, तब न होगा आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। तो वही काम तो है। तो आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुटे में ले गए, का है ताकि एसी को क्या कर सके, बढ़ा सके, एसी के आयाम को बढ़ा सके, तब न नियत होगा। नहीं देखिए यहाँ से नीचे जाएगा, इसको बढ़ाने के लिए ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो एलसी या आरसी परिपथ, सॉरी कहाँ थे हम, यहाँ थे। तो जिससे सिग्नल यानी एसी क्या हो सके, बढ़ता रहे, और जिससे निरंतर तरंगें उत्पन्न होती रही। यथा सिद्धांत और क्रियाविधि में लिख दीजिएगा। बैटरी ट्रांजिस्टर को क्या करता है, डीसी धारा देती है। तो बैटरी से तो डीसीएन धारा जाएगा, और एलसी फिर से ही लिख दी, पता न तखन की दिमाग में था। तो एलसी परिपथ आउटपुट को क्या करता है, बेस को देता है। देख लीजिए तीनों होता है ट्राइओड में। तो यहाँ देखिए ये जो है आपका, ये देखिए इस संधारित्र किसको दे रहा है, संधारित्र सी, और ये क्या है एल। तो एल सी किसको धारा दे रहा है, एल सी धारा दे रहा है बेस को। कलेक्टर से कहाँ से आ रहा है, बड़का वाला बैटरी जो है, देखिए बड़का वाला बैटरी जो है, बड़का वाला बैटरी दे रहा है कलेक्टर को, लेकिन बेस को कौन धारा दे रहा है, तो बेस को एल सी परिपथ दे रहा है। तो सिद्धांत में आप इतना भी कह सकते हैं कि एक डीसी बैटरी लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं, और एलसी परिपथ में उसके द्वारा एसी करंट उत्पन्न करते हैं, जिस करंट को बेस के द्वारा एमीटर तक, सॉरी क्या बोल सकते हैं इसको, एमीटर तक भेजा जाता है। एवं उसी में एक विशेष रूप से हम लोग बड़ी बैटरी से प्राप्त धारा को क्या करते हैं, कुंडली द्वारा प्रवाहित करते हैं, और एसी धारा को पुनः प्राप्त करके कलेक्टर द्वारा एमीटर को भेजते हैं। इतना आप लिख दीजिएगा, जितना भी हम बोले हैं आपका सब काम हो जाएगा। ई फिगर बना दीजिए, उधर का लिखे कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर का परिभाषा देख ई लिख दीजिए, बात ख़त्म, एज इट इज़ नंबर मिल जाएगा। इतना कर लीजिएगा, आशा है कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पढ़ लीजिएगा, कहाँ कहाँ उपयोग है देख लीजिए। चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अब देखिए आगे देखिए, अब है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी हम समझा दिए। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, किसी कुंडली से संबंधित चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से उसमें प्रेरित धारा और प्रेरित ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल जो है इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। बल समझ के न्यूटन नहीं मारिएगा, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, विभवांतर है। तो देखिए यह क्या है एक, अच्छा यहाँ पर एक विशेष चीज़ हम आपको दिखाते हैं। एना करके रहेगा ना, इसका मतलब है ये एसी करंट है। एसी करंट है तो प्लस इधरों से जाएगा, इधरों से कभी जना, कभी प्लस इधर से जाएगा तो माइनस इधर, तनिए देर में इधर से माइनस जाएगा, इधर से प्लस, ये अपन दिशा बदले तो रहता। अपने देखे एना करके चल रहा है, तो ऊपर में प्लस होता है, नीचे में माइनस, तो अपन दिशा ही बदल रहा है एसी करंट। तो जब एसी करंट के साथ किसी कुंडली को भेजेंगे तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इस कुंडली में क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो यही कारण है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब देखिए इसके लिए फैराडे ने 2 नियम दिया, जिसमें पहला नियम यही है कि किसी कुंडली से धारा प्रवाहित कर, किसी कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से जोड़ने पर यदि उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होगा, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसका दूसरा नियम कहता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर होगा वो विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा, यानी माइनस का dF/dt जो होगा वो EMF के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या देखें कि एगो कुंडली अगर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से जुड़ा है, तो इससे संबंधित दूसरे कुंडली में भी अपने आप क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। कि अगर एक ऑलरेडी ऐसा कुंडली है जिसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके करीब अगर दूसरा कुंडली हो तो उसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और उसमें भी विद्युत धारा यानी प्रेरित धारा और EMF उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण की घटना। इसी सिद्धांत पर अपना ट्रांसफार्मर जो है काम करता है। ठीक है बाबा। अब देखिए इसमें जो दोनों कुंडली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे लोहे के क्या होते हैं, क्रॉड होते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर के बारे में लिख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर एक
प्रकार की ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करती है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें दो कुंडली होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में फेरों की संख्या N1 मान लेते हैं, द्वितीयक में N2 मान लेते हैं। तो प्राथमिक में उत्पन्न जो क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा, फैराडे के दूसरे नियम से वो क्या होता है, वो हो जाएगा N1 इंटू माइनस d∅dt। ठीक इसी तरह इसमें जो E2 होगा वो क्या हो जाएगा, N2 क्या है, फेरों की संख्या इंटू माइनस d∅ कौन सी जी, dt। तो अगर आप E1/E2 निकालिएगा तो सब कुछ कट के क्या आ जाएगा, N1/N2। इसको आप प्रूव कर दीजिएगा बाद में। अब बाकी इसके बारे में लिख दीजिएगा। जो कुंडली होता है वो तांबे का कॉइल बना होता है, यानी तांबे की कुंडली होती है। जो क्रॉड होता है वो लोहे के छोटे छोटे गत्ते होते हैं। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब देखिए ये जो E1/E2 है इसी को कहा जाता है ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहा जाता है कई बार। तो वही बात ना, देखिए E1 बराबर माइनस N1 d∅dt किए और बाद में इसका रेशियो भी निकाल लिए। अब ट्रांसफार्मर हानि के बारे में भी पूछा जाता है। तो देखिए पहला है ताम्र क्षय, यानी कॉपर लॉस क्या है, ताम्र हानि भी कहेगा। तो कॉपर कौन सी था, ट्रांसफार्मर का जो कॉइल बना था, यानी ये जो कुंडली है ये कौन सी है, कॉपर। तो जब भी विद्युत ये प्रत्यावर्ती धारा जाता है तो ये कॉपर गर्म हो जाता है और उष्मा के रूप में हानि हो जाता है, उसी को कहते हैं कॉपर हानि। लोहा भी गर्म हो जाता है तो लोहा से भी उष्मा निकलता है, तो उसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, यानी हिस्टेरेसिस हानि। अब लोहे में या कोई भी दुनिया का धातु क्या है, धातु है, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा न। इस धारा को हम लोग कई बार कहते हैं भंवर धारा। तो भंवर धारा के कारण भी वो क्या होता है, गर्म होता है तो उसमें उष्मा हानि होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं भंवर धारा लॉस। तो ये तीन प्रकार का लॉस आपके किस में पाया जाता है, ट्रांसफार्मर में भी। ताम्र क्षय का मतलब है कि ट्रांसफार्मर की कुंडली तांबे की बनी होती है, जिसमें कि प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण उष्मा हानि होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र क्षय कहते हैं। फिर कहेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो क्या होता है, लोहे का क्रॉड होता है, ट्रांसफार्मर के जो लोहे के क्रॉड होते हैं उसमें भी भंवर धारा उत्पन्न होने से या फिर विद्युत धारा के प्रवाह होने से क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है और उष्मा हानि होता है, जिसे हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। और तीसरा होगा भंवर धारा क्षय। कहेंगे कि किसी ट्रांसफार्मर के जो क्या होते हैं, गत्ते होते हैं लोहे के, जो क्रोड होते हैं, उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है, जिसे हम लोग भंवर धारा लॉस कहते हैं। एक बात देखिए, ये दोनों एक क्या है, बस दो भाषा बना के लिख दीजिएगा, दैट्स इट। अब ये भंवर धारा क्या था भाई, तो किसी चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा। ये जो होता है जल की धारा के समान होता है, जना पानी है ओए में उढल्ला फेंकते तो ना एना एना करके गोल बहुत दूर तक बनता है, तो उसी तरह ये भी बनता है। जना ये लोहा है तो यहाँ पर जना बनेगा तो ऐसे ऐसे बनेगा, इसीलिए इसको भंवर धारा बोला गया। अब इसके बहुत सारे उपयोग है, जना प्रेरण भट्ठी में, प्रेरण मोटर में और विद्युत ब्रेक में, जना ट्रेन अर्क ब्रेक में इसी का इस्तेमाल होता है। अब इसके हानियाँ क्या हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, उष्मा ऊर्जा में बदलता है। तब यही इसकी क्या है, हानि है, जो कि हमको ट्रांसफार्मर में दिखता भी है। तो अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखिए आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रिज्म से अपवर्तन का फॉर्मूला। तो अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू आप सबों का हमारे जो है वीडियो में बने रहने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं प्रिज्म से अपवर्तन का फार्मूला। पहले हम आपको सिद्ध कर देते हैं। देखिए प्रिज्म ये इस प्रकार का होता है, जिसका सबसे ऊपर में जो कोण होता है इसको कहते हैं ए प्रिज्म कोण। अब देखिए यहाँ से जैसे हम लोग क्या किए, एक मान लीजिए हम लोग क्या किए, प्रकाश किरण को गुजारे तो ये समांतर हो जाएगा और ये इस तरह से क्या होता है, गुजरता है। अब यहाँ पर हम अभिलंब डालेंगे तो ये अभिलंब इधर आ जाएगा, यहाँ भी डालेंगे तो इधर आ जाएगा, और ये एक त्रिभुज के तरह काम करता है। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, आई से दिखाते हैं। इधर वाले कोण को हम लोग आई डैश से दिखाते हैं।
अब आप अभिलंब और जाप्तित यानी निर्गत किरण को हम लोग इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, तो आर, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे आर डैश। अब देखिए इसका मूल पथ ये था लेकिन ये विचलित इधर हो गया है, तो मूल पथ ये था विचलित इधर हो गया, तो ये वाला जो कोण है इसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है गुरु, और विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, तो ये जो कोण है, अब कोई भी त्रिभुज जब है ना, तो त्रिभुज में जो यहाँ पर कोण बना होता है, त्रिभुज में यहाँ जो कोण बना होता है वो ई दोनों कोण के बराबर होता है। जना 1 2 है और ये 3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 1 का जोड़ कोण 2। यहाँ जो विचलन कोण है यहाँ बना है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये दोनों जो एंगल है ये दोनों के एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए ये एंगल कितना होगा, तो आई में से आर को घटाएंगे तो ये निकलेगा, और आई डैश में से आर डैश को घटाएंगे तो ये निकलेगा। यानी भाई साहब डेल्टा जो है ये है आई माइनस आई डैश प्लस आर माइनस आर डैश के बराबर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप, तभी आप सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आगे मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। आहा, ये नहीं मानना था, ये तो ऑलरेडी है। अच्छा चलिए इसको पी मान लेते हैं। तो पी बी सी और डी एक चतुर्भुज है। इसमें देखिए यहाँ भी 90 डिग्री कोण होता है, यहाँ भी 90 आता है। ए और कोण बी, कोण ए और कोण क्या बी, ये दोनों कितना होगा 180। चतुर्भुज में टोटल बनता है 360 डिग्री कोण, और ये दोनों 180 हो गया, तो ये और ये कितना होगा 180 होगा। अब इस वाले त्रिभुज में देखिएगा पी बी सी में, तो ये और कोण बी यानी आर प्लस आर डैश प्लस कोण बी, ये तीनों त्रिभुज के अंदर कितना डिग्री कोण बनता है 180। अगर आप मानिएगा इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिएगा इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ से क्या पता चला, बी तो है ही, यानी कोण ए जो है, यानी सिंपल लिख दीजिएगा ए बराबर आर प्लस आर डैश, ऐसा हो जाएगा। देखिए एक हम लोग यहाँ से ये निकाल लिए, यहाँ से ये निकाल लिए। अब एक कंडीशन याद रखिएगा, आपका प्रिज्म से अपवर्तन क्लियर, वो कहता है कि अगर डेल्टा जो है वो डेल्टा मिनिमम होगा, यानी विचलन कम से कम होगा, तो ऐसी वाली स्थिति में आई जो है वो आई डैश के बराबर हो जाएगा और आर जो है वो आर डैश के बराबर होगा। बस गाइज बस। अब देखिए अगर ऐसा बोला है तो ए वाला केने लिख लीजिएगा आर प्लस आर डैश। तो अगर ए बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस आर डैश को भी आर लिखेंगे, क्या लिख देंगे न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए। हमें पता है बहुत छोटा लिख रहे हैं, सॉरी, क्या बताएं, लिखते लिखते हालत खराब है। देखिए इधर सब क्वेश्चन है, अभी इतना डिस्कस करना है। तो ए बराबर हो जाएगा 2r, तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा a/2। अब ठीक वैसे ही न्यूनतम विचलन के लिए यहाँ भी अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से देखिए डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे, सॉरी डेल्टा के जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम बराबर हो जाएगा आई माइनस क्या हो जाएगा आई डैश, अब प्लस हो जाएगा गाइज आई माइनस आई डैश कैसे हो गया है, यहाँ पे उल्टा लिख दिए। यहाँ आई माइनस आर होगा और यहाँ होगा आई डैश माइनस आर डैश, तो यहाँ आई डैश माइनस आई माइनस हो जाएगा आर और यहाँ हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। हाँ, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश, अब माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आर प्लस आर डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये होगा डेल्टा मिनिमम इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। देखिए वहाँ से लिख दिए, तो ये डेल्टा मिनिमम इक्वल टू लिख सकते हैं आई, और आई डैश को भी आई लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2i, और आर प्लस आर डैश ऑलरेडी देखिए यहाँ पे क्या दिया है ए, तो यहाँ लिख दीजिएगा ए। ऐसे आप 2r भी लिखिएगा तो भी ए ही लिखना होगा। तो यहाँ से आई बराबर क्या फार्मूला निकल जाएगा, डेल्टा मिनिमम, अब माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, अब बटा कौन सी 2, आर बराबर निकल गया, आई बराबर भी निकल गया, बात ख़त्म।
स्नेल के नियम से 10वें में आप पढ़े होंगे स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। तो म्यू बराबर साइन आई के जगह कौन से निकला डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 और आर के जगह कौन से निकला a/2। यही चीज़ आपको सिद्ध करना है, प्रूव्ड। तो अगर कहेगा प्रिज्म से विचलन का फार्मूला सिद्ध करने तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। थोड़ा सा भाषा लिख लीजिएगा कि माना कि एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण क्या है, ए है कि नहीं। इससे विचलन का सूत्र हमें ये सिद्ध करना है। आराम से लिख लीजिएगा, बाकी सब लिख लीजिएगा। तनी मनी भाषा दिया, मेन चीज़ यह है, इसको लिख दीजिएगा, बात ख़त्म। तो देखिए यहाँ पर उसी चीज़ को हम अच्छा से लिख दिए हैं, ऐसे हम दिखा देते हैं। देखिए तो ये पूरा हो गया वही चीज़, अच्छा से भाषा बना के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू। अब देखते हैं आगे। अब एक है दोस्तों, वो है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। अब वर्ण विक्षेपण रहित विचलन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत समझिए। देखिए इसमें जना प्रिज्म है ना, तो वर्ण विक्षेपण आप समझते होंगे, एन से श्वेत प्रकाश गया तो एन क्या होता है 7 गो बनता है लाइट। नीचा शुरू करिए होगा बैजा नीह पीनाला, इंग्लिश में आप पढ़े होंगे बिव्स योर, इंग्लिश से हमरो याद रहता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी बैजा नीह पीनाला, पीनाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल और पीला, नारंगी और लाल। तो ये देखिए इसको कहते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण। 10वां में आप पढ़े होंगे कि श्वेत प्रकाश को जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए यहीं पे क्या हुआ, विचलन भिन्न हुआ। ये क्या हुआ, मूल पथ इसका ये था, ये सब क्या हो गया, विचलित हो गया। तो इसलिए देखिए सबसे ज़्यादा विचलन किसका हुआ, बैगनी का, और सबसे कम विचलन किसका हुआ, यहाँ पे रेड कौन हम लोग दर्शा रहे हैं, यहाँ से बैगनी से रेड तक है। सबसे ज़्यादा विचलन किसका हुआ, बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका हुआ, रेड का। तो इसीलिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा बउआ, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा किसका, रेड का। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बारे में बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। विश्वास नहीं आप करिएगा लेकिन बहुत आता है। अब देखिए तो वर्ण विक्षेपण समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जो विचलन है, विचलन का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े कि जो अपना क्या था, म्यू बराबर आया था वो डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन a/2, इसके आगे साइन था। अब देखिए साइन को हम लोग हटा भी सकते हैं, चूँकि काटे नहीं हैं यहाँ पर। ऐसा होता है कि साइन अगर थीटा हो और थीटा का मान बहुत छोटा हो तो हम लोग साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। इसलिए ये काटे नहीं हैं, बस उसी के जगह पे लिख दिए। जना साइन 0 को 0 नहीं लिख सकते हैं, साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 बराबर 0। तो अगर थीटा 0 है तो लिख सकते हैं ना, तो इसको काटे थोड़ी हैं, दोनों बराबरे हैं। इसको काटिएगा नहीं तो गलत कर देगा। अब देखिए इसी को कोना कोनी फटाफट गुना करिएगा तो देखिए 2 से 2 तो मर गया, तो ये हो गया म्यू ए बराबर हो गया डेल्टा मिनिमम प्लस ए। इसको इधर कर लीजिएगा तो डेल्टा बराबर आ जाएगा a इंटू म्यू माइनस 1। तो ये हो गया विचलन। अभी यहाँ पे 3 गो हम फार्मूला आपको बताएंगे ताकि आप अगला जो है डेरिवेशन उसको सिद्ध कर पाओ। तो गाइज याद रखिएगा, विचलन का फार्मूला अभी क्या होगा, विचलन का फार्मूला होगा डेल्टा बराबर a इंटू म्यू माइनस 1। अब होगा कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का फार्मूला याद रखिएगा